हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको फिर एक बार बता दे रहे हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को साथ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि गरीब का भला हो जाए। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 2 वीडियो है, ठीक है। अभी तक 2 वीडियो 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए अपलोड हो चुका है। आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वाले वीडियो को देख बाद 2 बार एक 2 बार कम से कम देख लीजिए, क्योंकि उसमें डाटा ज्यादा हम दे दिए हैं, ठीक है। डाटा ज्यादा दे दिया गया है, मतलब आपको वीडियो को पढ़ने से पहले आपको कॉपी किताब लेकर, कलम और कॉपी लेकर पास में रखना होगा, तभी आपसे समझ में आएगा कि डाटा क्या क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कल आपका सेंटअप एग्जाम था, ठीक है। आपका कल सेंटअप एग्जाम था और ध्यान दीजिएगा, सेंटअप एग्जाम में हम देखा क्या, पूरे बच्चे लोग भी कहा कि क्वेश्चन काफी इजी था, ठीक है। क्वेश्चन काफी इजी था, मतलब इससे यह ज्ञात होता है कि आने वाला जो 2025 का एग्जाम है दोस्तों, उसमें भी क्वेश्चन काफी इजी रहेगा। बस आपको पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा खुद को इतना मतलब डेप्थ में चले जाइए, खासकर पॉलिटिकल साइंस वालों और ज्योग्राफी वालों के लिए हम ये बात बोल रहे हैं, ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं आपसे, ठीक है। चलिए आज की दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन काफी इजी है, 2009 का पेपर है, ठीक है। और काफी इजी पेपर है और मेरे ख्याल से ध्यान दीजिएगा 80%, लगभग 80% नहीं बोल सकते, लगभग 45% क्वेश्चन 2009 के पेपर से था, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से काफी क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो हम आपको करा रहे हैं, आप उसी को कीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महाधर्मपात्रों की या धर्मपात्रों की नियुक्ति किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, या यहाँ दे देगा महाधर्मपात्रों की नियुक्ति किसने किया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तीसरी बौद्ध संगति के दौरान, हाँ, यहाँ तक कि कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अपने शासनकाल में कराया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पाटलिपुत्र में। मतलब क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में किया गया, अशोक के शासनकाल में किया गया। और महाधर्मपात्रों की नियुक्ति करने का श्रेय अशोक को दिया जाता है। यहाँ तक ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनमें से किस शासक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने भेजा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। मतलब पहला क्वेश्चन का आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा अशोक होगा। क्या होगा? अशोक होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्वेश्चन पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो चाणक्य की सहायता से, क्या चीज? चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की गद्दी को प्राप्त किया था, ठीक है। अगर इसका देखिए, गद्दी प्राप्त करने कब किया ये नहीं पूछा हुआ है, मृत्यु पूछा हुआ है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई। और दोस्तों कहाँ पे हुई? तो कहाँ पे हुई? श्रवण बेलगोला में हुई। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, अभी तक के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बना हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु दोस्तों कहाँ पे हुई? श्रवण बेलगोला में हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था 298 ईसा पूर्व में। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दोस्तों जीवन के अंतिम समय में जिस विधि के तहत अपना प्राण त्यागा था, उस विधि का नाम एग्जाम में पूछा हुआ है। उस विधि का नाम है सल्लेखन विधि। क्या नाम है? सल्लेखन विधि। और इस विधि का तात्पर्य ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे वर्तमान में हम फास्टिंग रहते हैं, हम लोग जो वैसे मोहम्मदन लोग में लोग रोजा रहता है, हिंदू धर्म में हम लोग उपवास रहते हैं, उपवास रखकर हम जो धार्मिक मान्यता है उसको हम लोग माने परिपूर्ण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैन धर्म की एक विधि थी, उसका नाम था सल्लेखन विधि। क्या नाम था? सल्लेखन विधि। उपवास रखने की एक विधि थी। इसमें मतलब कुछ भी नहीं खाना है, अपने शरीर को छीण करके त्याग देना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में यही किया था। इस सल्लेखन विधि का उन्होंने उपयोग करके, ठीक है, अपने प्राण त्याग दिए थे 298 में, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, ठीक है। अगर बाई चांस आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि श्रवण बेलगोला किस राज्य में है, तो क्या होगा? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, ठीक है। रही बात बिंदुसार के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। बिंदुसार बना। इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा हुआ। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है बाई चांस, तो क्या बनेगा? अमित्र घात के नाम से, या अमित्र घात के नाम से, अमित घात के नाम से किसको जानते हैं?
तो अमित्र घात के नाम से, ठीक है, बिंदुसार को जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त अशोक के पिताश्री का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार के बाप के नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। मतलब बिंदुसार के बाद जो अगला शासक बना मौर्य वंश का वो था अशोक। कौन था? अशोक था। अशोक के शासनकाल में ही सारी घटनाएं घटित हुई थी जो आपको यहाँ बता दिया गया है, ठीक है। अशोक के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में? तो अशोक के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। यहाँ बता दिया गया, अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था, ठीक है। कलिंग के राजा खारवेल, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, किससे लड़ा था? तो कलिंग के राजा खारवेल के साथ इनका युद्ध हुआ था। कलिंग कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में। अब भ्रम में ये मत रहिएगा कि कलिंग उड़ीसा में है, तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में नहीं पूछा हुआ है। जब अशोक के द्वारा बनाया गया सांची का स्तूप, जो आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, जब वो क्वेश्चन ज्योग्राफी के एग्जाम में पूछ सकता है कि सांची का स्तूप किस जिला में स्थित है, तो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला में, ऑप्शन डी में दिया हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है कलिंग कहाँ पे है, कलिंग उड़ीसा में है। और कलिंग के राजा कौन था? खारवेल। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। खारवेल के साथ इसका युद्ध हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि खारवेल का संबंध किस अभिलेख से है, तो ध्यान दीजिएगा, खारवेल का संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है। हाथी गुम्फा अभिलेख से है। और दोस्तों यह अभिलेख उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। मतलब रही बात एक क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट निकल के सामने आ चुके हैं। मतलब आप कॉपी रख के अपने सामने इस सब क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैसे एक बार हम और दोहरा दे रहे हैं, मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। नंद वंश की समाप्ति के पश्चात भारत में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। नंद वंश को खत्म करने के बाद ये वंश आया था, ध्यान दीजिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में, ठीक है, जो है कर्नाटक में संलेखन विधि से हुई थी। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कभी भी अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और खुद का स्वयं का धम चलाया, जिसे अशोक के धम के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कलिंग उड़ीसा में, हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल शासक से है। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। रही बात कनिष्क के बारे में, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, ठीक है, अभी शुरुआती दौर है, थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा तो हम नहीं बोलेंगे ना ये सब चीज। अगर शुरुआती दौर है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों में शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और डेली 2 बजे आपका वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। इतना ध्यान से सुन लेना है इस बात को, ठीक है। कनिष्क के बारे में समझ लेते हैं। कनिष्क सेंटअप एग्जाम में इससे क्वेश्चन था, इससे क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन था, अशोक के बारे में क्वेश्चन था, कनिष्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। कनिष्क क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे पावरफुल राजा था। क्या था? कनिष्क कुषाण वंश का सबसे पावरफुल राजा था, कुषाण वंश का सबसे पावरफुल राजा था। और इसने सर्वाधिक मात्रा में सोने का शुद्ध सिक्का चलाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किस शासकों को दिया जाता है? तो दोस्तों शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण वंश के शासक को दिया जाता है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? यही क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ था। कनिष्क का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था आपसे सेंटअप एग्जाम में? क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में ही जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। क्या हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। इतना गांठ बांध कर रख लीजिएगा। अगर पूरे यूट्यूब चैनल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाता है। आपको क्वेश्चन कोई लाएगा, हम देखे भी हैं, जैसे 50 क्वेश्चन लाए, हाँ इसका आंसर ऑप्शन बी है, सी है, डी है। और आप एक क्वेश्चन को लेके उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाए, भले आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन उसके इर्द गिर्द कितने क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए आप उस पर पकड़ रखिए। जैसे हम पढ़ाए थे आप लोग ऑफलाइन बैच में, देखिए सेंटअप एग्जाम में यही क्वेश्चन था, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, कनिष्क के शासन काल में ही बौद्ध धर्म का विभाजन 2 वर्गों में हो गया। कनिष्क के शासन काल में ही बौद्ध धर्म का विभाजन 2 वर्ग में हो गया। एक का नाम था हीनयान और एक का नाम था महायान। क्या नाम था? महायान।
और महायान की शाखा को मानने वाला जो था वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। क्योंकि कनिष्क ने सबसे पहले भारत में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई थी, खड़ी मूर्ति बना के मूर्ति पूजा की शुरुआत की थी। और महायान ऐसी शाखा थी जो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को विशेष मानती थी, लेकिन हीनयान इसका विरोध करता था। मतलब यही दो सबसे मेन अंतर यही है, ठीक है, कि मूर्ति पूजा का मौत से महायान, मौत से मूर्ति पूजा का विशेष, ठीक है, समर्थक था और हीनयान नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। रही बात शुद्ध सोने के सिक्के के बारे में, तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय आपको कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क को दिया जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? आपके एग्जाम में शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय पूछेगा तो कुषाण शासक रहेगा, कुषाण शासक रहेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन गलती से अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि सर्वप्रथम सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हिंद यवन शासक को। ये क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा, हिंद यवन शासकों को जाता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों? तो सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है गुप्त वंश के शासकों को, ठीक है, गुप्त वंश के शासकों को दिया जाता है। एक बार ये सारे क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये सब बना हुआ है। मतलब अगर आपसे ऐसे कर देते हैं हम, आप एक बार काउंट कर लीजिएगा, शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय, ठीक है, प्रथम सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय, सर्वप्रथम, और सर्वाधिक सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मतलब अगर देखिए यहाँ मेन पर्पस क्वेश्चन बस एक ही था आपका, कितना क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन टफ है, टफ क्या है, ये क्वेश्चन जरूरी है आपके एग्जाम में। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। लेकिन आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन, 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 संगति का आयोजन कहाँ हुआ था और किसके शासन काल में हुआ था? इस क्वेश्चन का रिप्लाई थोड़ा कीजिएगा, ठीक है। रही बात कल के क्वेश्चन की, इतने सारे लोगों ने क्वेश्चन वीडियो देखा था, वीडियो में मात्र एक कमेंट आया था, कोई आर डफर करके, उन्होंने कमेंट किया था कि संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और इसका आंसर कोई आर डफर करके कमेंट बॉक्स में किया हुआ था, बाकी सब निकम्मे नल्ले ऐसे देख के छोड़ दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन ये रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, दोनों क्वेश्चन डाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन रिप्लाई देता है। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक का संबंध किससे? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, त्रिपिटक का संबंध किससे है, ठीक है। त्रिपिटक, ध्यान दीजिएगा, त्रिपिटक क्या होता है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों, महात्मा बुद्ध के उपदेश, उनके बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम और उनके उपदेश प्रवेश करने के नियम और उनके मतलब उनके उपदेश हो गया। पहला में क्या था उनका? महात्मा बुद्ध के उपदेश, उनकी शिक्षाओं को और बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम को, बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम को 3 वर्गों में, रे रुक जा रे बावला आदमी, 3 वर्गों में रखा गया था, टोटल 3 वर्गों में रखा गया था, जिसे त्रिपिटक कहा गया। इसका संबंध क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। कौन कौन त्रिपिटक था? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है त्रिपिटक किसे कहते हैं और त्रिपिटक कितने हैं, सभी के नाम लिखें। यही था आंसर, यही देना है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, उपदेश और बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम को 3 वर्गों में रखा गया था, 3 टुकड़ियों में रख दिया गया था, 3 स्थानों पर रख दिया गया था, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। कौन कौन है? सूत पिटक है, पहला कौन पिटक है दोस्तों? पहला सूत पिटक है, पहला सूत पिटक है, दूसरा विनय पिटक है, विनय पिटक है, तीसरा आपका अभिधम पिटक है। कौन है? अभिधम पिटक है, ठीक है, अभिधम पिटक है।
और अब फिर हम एक बार रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं, अभी शुरुआती दौर है, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। रही बात शैव धर्म के बारे में, ध्यान चलिए यहाँ भी समझा देते हैं। देखिए, विष्णु से संबंधित धर्म को शैव धर्म बोला गया। क्या बोला गया? भगवान विष्णु से संबंधित धर्म को शैव धर्म बोला गया और वैष्णव धर्म के अनुयायियों को अलवार संत बोला गया। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अलवारों की कुल संख्या कितनी है, लेकिन शैव धर्म के अनुयायियों को क्या बोला गया? नयनार बोला गया। बता दे रहे हैं अभी हम कितनी संख्या है। शैव धर्म के अनुयायियों को नयनार बोला गया। नयनारों की कुल संख्या 63 है। कितनी है? 63 है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए अलवारों की कुल संख्या कितनी है। अलवार संतों की कुल संख्या कितनी है? अलवार संतों में सबसे प्रमुख महिला थी अंडाल नामक महिला। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? त्रिपिटक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से है। कुल कितने पिटक हैं? 3 पिटक है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, बौद्ध धर्म से। शैव धर्म को मानने वाले जो इसके अनुयायी थे उन्हें नयनार संत बोला गया। कुल कितने नयनारों की संख्या है? तो 63। नयनारों की कुल संख्या 63 है। अंडालों, वैष्णव धर्म को मानने वाले अनुयायियों को अलवार संत कहा गया। और अलवारों की कुल संख्या कितनी है? आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अलवारों की कुल संख्या कितनी है। और वैष्णव धर्म के की जो प्रमुख महिला थी उसका नाम था अंडाल नामक महिला। और शैव धर्म को शैव धर्म की जो प्रमुख मानने वाला था उसका नाम थिरुमंगई। कौन था? मेरे ख्याल से थिरुमंगई था। उतना नहीं पूछा डीपली एग्जाम में क्वेश्चन, इतना आपसे बन जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 2025 का सेंटअप एग्जाम में ये क्वेश्चन कल का था, ठीक है। बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन सेम था, ऑप्शन सेम था, ऑप्शन बी था। हमने अभी जस्ट पढ़ाया पहला क्वेश्चन में कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था दोस्तों? तो कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कनिष्क ने राजा बनते ही अपने राज्यारोहण के समय कौन सा संवत जारी किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो शक संवत जारी किया था। ये क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ। 78 ईस्वी में जब ये राजा बन गया तो कौन सा कैलेंडर जारी किया था? शक संवत। कौन चलाया था? शक संवत चलाया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन इसी के समय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, ठीक है, कुंडलवन में हुआ था। और इसी के समय बौद्ध धर्म का विभाजन, चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान दोनों में हो गया। 2 शाखाएं बट गई थी, ध्यान दीजिएगा। अब इतना बार बार एक चीज को बताने का मेन पर्पस है आपको अगर दूसरा क्वेश्चन मिलता है तो आपको वो याद हो जाए। अगर आप पहले क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें आपका रह जाता है, आप सेकंड क्वेश्चन में उसको कवर कर लीजिए, थर्ड क्वेश्चन में कवर कर लीजिए। कवर ही तो करना है ना, एग्जाम क्वालिफाई करना है, विद्वान नहीं बनना अपने को, ना बिल्कुल विद्वान नहीं बनना है। अब ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन 2 सेंटर पे एग्जाम में था, बताइए। ऑफलाइन बैच में तो धो के सर्फ एक्सेल से पढ़ाए हैं, पूरे के पूरे सर्फ एक्सेल से लाते हैं, धोते हैं, तब पढ़ाते हैं। उसमें उस बैच लगभग ऑफलाइन बैच में तो पूरा हो चुका है, यूट्यूब क्लास पे भी मिलना शुरू हो गया ये सब चीज। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ था, कुल 18 दिन तक लड़ा गया था, ध्यान दीजिएगा। इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन, तो जय संहिता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो दोस्तों महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, ये क्वेश्चन पूछता है। कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो हरियाणा में है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई थी दोस्तों? तो पांडव की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? पांडव की जीत हुई थी। अर्थात असत्य पर निहित सत्य की जीत हुई थी, मतलब उसमें कह दिया गया बाद में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब रही बात, यहाँ क्वेश्चन क्या उठ गया? उपनिषद क्या है? क्वेश्चन क्या बना यहाँ पे कि सर उपनिषद क्या है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ,
उपनिषद क्या है? एक प्रकार का दर्शन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया है। क्या है? दर्शन है उपनिषद। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना होता है। ध्यान दीजिएगा, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। क्या है? 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ध्यान दीजिएगा, कुल कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद है। ठीक है, मुंडको उपनिषद। और आपके सेंटर एग्जाम में क्वेश्चन था कुल कितने, सॉरी नहीं अभी पढ़ा रहे हैं महाभारत के बारे में। ठीक है, क्या हुआ था? महाभारत के शुरू होने से पहले श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन के सारथी थे, सब जानते हुए भी अनजान बने हुए थे, क्योंकि उन्हें बताना था, ठीक है, कि आप असत्य का रास्ता चुनकर कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने दिखाया भी, पूरी रणभूमि में उन्हें साबित भी कर दिया, ठीक है, कि छल कपट से प्राप्त किया हुआ धन हर प्रकार से दुख ही दुख देता है। कभी भी छल एवं कपट से कमाया हुआ धन सुख की प्राप्ति भोगने नहीं देगा। सच है। इन्होंने क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत शुरू होने से पहले अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना गया। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना गया। श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना गया। और यही श्रीमद् भगवत गीता है जिसे महाभारत का सर्वाधिक शिक्षा वाला भाग माना जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में 1785 में सही लग रहा है जी? बिल्कुल सही है। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस नामक एक अंग्रेज विद्वान ने किया था। ये क्वेश्चन आप गांठ बांध लीजिएगा, विल्किंस ने किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। गांठ बांध लीजिएगा। देखिए, बता देने बार बार क्वेश्चन को इतना पढ़ लीजिए, खासकर एनालिसिस के थ्रू। जब तक आप एनालिसिस नहीं करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आप पढ़ रहे हैं डेली 100 क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप देखिए कितना गलती हुआ है, कितना सही हुआ है, गलती क्या कर दी है, हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है। और जिस दिन इंटरेस्ट आ गया ना पढ़ने में, जैसे हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, हाथ में फोन लिए हैं, अब मैडम का व्हाट्सएप उस पर आ रहा है रिप्लाई भी कि इतना लेट रिप्लाई, जल्दी करो रिप्लाई, अब हम लगे चैटिंग में तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा तो एग्जाम में नंबर कम आएगा। आर्ट्स में कोई फेल नहीं होता है दोस्त, आर्ट्स में कोई फेल नहीं होता है। हम बता रहे हैं ना, बिहार के 12th एग्जाम के बोर्ड में कोई फेल नहीं होता है, आर्ट्स में सब पास होते हैं। नॉलेज की बात करें, नॉलेज अगर रहा तो हर दरिया पार कर लेंगे, नॉलेज नहीं रहा तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाया करो, क्या करो। ये क्वेश्चन हो गया इतना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ता अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेकिन एक बात और है, छोड़ देगा, आगे बढ़ा दें। अच्छा देखें अगले बार फिर देखेंगे। एक क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, महाभारत के आदि पर्व में कुल कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है कि महाभारत के आदि पर्व में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, सभी का नाम लिखिए। क्या तो आप क्या नाम दीजिएगा? पहला प्रजापत्य विवाह, पहला ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आश्रय विवाह, उसके बाद दैव विवाह, उसके बाद तो 4 एकदम राक्षस है, राक्षस विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह और पिशाच विवाह। ठीक है। और लव मैरिज, वही गंधर्व विवाह का नाम है लव मैरिज। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? ध्यान दीजिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? ध्यान दीजिए। भारत में सर्वप्रथम जिस व्यापारी कंपनी का भारत के साथ व्यापार शुरू हुआ वो कंपनी थी, अरबों के बाद में कंपनी थी पुर्तगालियों का जो दूसरा गवर्नर बनकर भारत है उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को हड़प लिया। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को हड़प लिया। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? ये क्वेश्चन सही है। पुर्तगालियों से गोवा को कब आजाद करा लिया गया? 1961 में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुर्तगालियों से गोवा को कब आजाद करा लिया गया? 1961 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गोवा भारत का राज्य कब बना? 1987 में। ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है। राज्य बन गया कब? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है।
ये क्वेश्चन पूछा है पॉलिटिकल साइंस में। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कालीबंगा वहीं पे है, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, का टाइपिंग करते हैं बावला, एक तो कई साल बाद एगो लड़का मिले टाइपिंग करने वाला, कुछ कुछ डाला लेता है। कह रहे अब अवध में या लखनऊ कह देगा आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लखनऊ। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, 100 वर्षों का परिणाम था। 1857 की क्रांति शुरू होने का एकमात्र रीजन था असंतोष की भावना। कब तक आप सहिएगा किसी की, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर, वो दबाव को। भारतीयों के साथ यही हुआ था। अंग्रेज इतने सता दिए थे भारतीयों को, इतने सता दिए थे कि 23 जून 1757 की 23 जून 1757 की जो पलासी युद्ध हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, इसके 100 साल बाद सोचिए 100 सालों में कितनी असंतोष की भावना रही होगी भारतीयों में। ये 100 साल की असंतोष की भावना का परिणाम था कि 1857 में अचानक से मेरठ के बैरकपुर छावनी में, मेरठ के बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे ने, 34वीं रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे ने, ठीक है, ब्राउन बेस के स्थान पर, क्या बोले हम, ब्राउन बेस के स्थान पर नया राइफल एनफील्ड, ब्राउन बेस के स्थान पर नया राइफल एनफील्ड प्रयोग करने से मना कर दिया और ऐसा अफवाह फैल गया कि उस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। क्रांति उसने क्या किया, 2 लोगों को गोली मार दी, गोली चला दिया, एक को गोली लग गई, एक बेचारा ऊपर चला गया, पूरी सब्जी बट गया एक का। क्रांति इतनी खतरनाक थी कि इन्हें 29 मार्च 1857 को गोली चलाया, एक आदमी को टपका दिया, बेचारे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति यही था, मंगल पांडे शहीद हो गया। इसके बाद तय किया गया कि हम 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है, हम वो 31 मई 1857 को शुरू करेंगे। लेकिन इस उग्रवादी, ये जो उग्रवादी जो विचारधारा जो फैल गई समाज में बहुत ज्यादा मेरठ की छावनी में, ये तय तिथि था, एग्जाम में पूछ दिया गया है, लेकिन 10 मई 1857 को शुरू हो गई। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेरठ से मंगल पांडे थे, बेगम हजरत महल कहां से थी? अवध से थी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर यही होगा। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं, भारत का मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक था। बिहार में वीर कुंवर सिंह थे, पटना में पीर अली थे, ठीक है, और तात्या टोपे कानपुर से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। 2 क्वेश्चन और, अगर इतना ये लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन हर बच्चे को बिल्कुल पता होगा। हाँ, आप 30 मार्क का नहीं है, आपको लगता होगा कि हम ये पढ़ लिए हैं क्वेश्चन, हम 1 नंबर के 30 मार्क खा हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। गुड से ऊपर भी वेरी गुड होता है और बेस्ट, जैसे बेस्ट सबसे ऊपर बेस्ट होता है। मतलब अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद करना पड़ेगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन टफ है। टफ क्या है? 12th के लिए टफ है। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन जरूरी है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा अगर पूछ दिया तब एक्स्ट्रा क्वेश्चन? लॉर्ड कैनिंग वायसराय था, सही है, क्वेश्चन सही है। तब क्या बनेगा क्वेश्चन? 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। ये बेस्ट क्वेश्चन है। मतलब इतना में 30 मार्क का बनने से अच्छा है हम ये भी क्वेश्चन याद कर लें, गांठ बांध लें कि 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था और भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, ध्यान दीजिएगा, लगातार कॉलर है, लॉर्ड कैनिंग था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब 1857 की क्रांति लगभग इतना से ही क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे असफलता के कारणों का उल्लेख करें तो नेतृत्व की भावना का अभाव, एकजुटता की कमी, ठीक है, संसाधनों का परिपूर्ण न हो पाना और एक साथ नहीं हो पाना, यही सब रीजन था। अब कहीं से कोनो लेके चल दिया सब तो फिर दिक्कत होना ही होना था। अरे एकता में बल होता है,
एकता में बल होता है, लेकिन दोस्तों की एकता में बिल्कुल बल होता है, लेकिन कुछ दोस्त निकम्मे होते हैं, ठीक है, थोड़ा बच करिएगा। तो क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश से संबंधित दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का ने, हरिहर प्लस बुक्का ने किया था। ध्यान दीजिएगा, हरिहर और बुक्का ने किया था, ध्यान दीजिएगा। इस विजयनगर का सबसे पावरफुल आंसर ये होगा, सबसे पावरफुल शासक था कृष्णदेवराय, जिन्होंने आमुक्त माल्याद नामक पुस्तक लिखी थी। ये गांठ बांध दीजिएगा, तेलुगु भाषा में पुस्तक लिखा हुआ था। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 बड़े कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। क्या बोला गया? अष्टदिग्गज कहा गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रही बात विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? वो था दोस्तों निकोलस कॉन्टी। कौन था? निकोलस कॉन्टी था। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? निकोलस कॉन्टी था। और ये कहाँ का था? ये था इटली का। कहाँ का था? इटली का था। ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? निकोलस कॉन्टी इटली का निवासी था। विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के दरबार में आया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, रामानंद। और बंगाल में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बंगाल में इसे शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। कबीर के उपदेश किसमें है? बीजक में है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, ठीक है, प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु थे। टोटल 10 गुरु हुए, और इन्होंने 10 गुरु हुए हैं। सबसे अंतिम और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हमारे पटना में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कबीर ने बीजा के उपदेश है। नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। कुल 10 गुरु हुए, उनमें से गुरु गोविंद सिंह सबसे अंतिम गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पटना ननकाना साहिब में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में इस आंदोलन को शुरू किए थे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? ध्यान दीजिए, यह एक अंग्रेज यात्री था। पुर्तगालियों के पश्चात डच है, डचों के बाद भारत आने वाली तीसरी यूरोपीय कंपनी, थर्ड यूरोपीय कंपनी अंग्रेज कंपनी थी। काफी महत्वाकांक्षी कंपनी थी, काफी तेज तर्रार थे, सभी को लगा के धोए एकदम सर्फ एक्सल से राज कर लिए। जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, ध्यान दीजिएगा। रही बात इन तीनों के बारे में तो चर्चा कर देंगे, फिर हम टेंशन नहीं लेना है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? बदनाम क्वेश्चन है। कहाँ पे हुई? दक्षिण भारत में हुई। ये भी क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में, ठीक है। इसने क्या किया था? जैसे अकबर, सबसे पहले तंबाकू सेवन करने वाला शासक कौन था? अकबर था। मुगल वंश के अधीन बात कर रहे हैं हम। इस पर रोक कौन लगा दिया? जहांगीर ने इस पर रोक लगा दी। बाद में काफी फैल गया, इसीलिए हम 28 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। अब एक और क्वेश्चन क्या है कि स्थापत्य कला का, आपसे काफी तेज बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा कवर करना है हमको। क्वेश्चन पूछेगा, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? शाहजहां के काल में हुआ, ठीक है। चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासन काल में थी? तो चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में थी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर पाया? मेवाड़ पे। मेवाड़ पे अधिकार नहीं कर पाया था। और जब अकबर, ध्यान दीजिएगा, और जब अकबर गुजरात विजय किया ना, जब अकबर गुजरात को जीत लिया, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी को सबसे पहले अकबर ने दिल्ली से हटाकर अपनी राजधानी बना ली थी, फतेहपुर सीकरी को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर से, अ से आलमगीर, अ से औरंगजेब, भूल गए हैं, अ से आलमगीर, अ से औरंगजेब, और छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, तो मतलब सलीम के नाम से हम किसको जानते हैं? सलीम के नाम से हम जहांगीर को जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रही बात बहादुर शाह के बारे में, आइए देख लेते हैं।
ये समझिए, ये बहादुर शाह द्वितीय हैं बेचारे। 2 गज जमीन नसीब नहीं हुआ इनको भारत में मरने के लिए। अंग्रेजों ने क्या किया, 1857 की क्रांति के दौरान इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। इनकी एक बेगम थी, ऐसी बेगम किसी को नहीं मिले बेचारी, सॉरी बेचारा। इनकी बेगम थी, वैसे भी पहले क्या थी, बहुपत्नी प्रथा थी, आज भी है। एक पति 2 बीवी को रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्षमता औकात तक खिलाने का तब, ठीक है। लेकिन ऐसी प्रथा का विरोध होना चाहिए, ये तो खैर खराब है, ठीक है। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छिप गया था, ठीक है। दिल्ली से इस क्रांति का इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। इसकी एक बेगम थी, इन्होंने बता दिया कि वहीं छुपा हुआ है। अंग्रेज गए और बहादुर शाह जफर के सामने इनके बड़े बेटे को गोली मार दिया गया और इनकी पत्नी जीतन महल के साथ इन्हें म्यांमार रंगून भेज दिया गया। बेचारी की वहां मृत्यु हो गई। 2 गज जमीन नसीब नहीं हुआ बेचारे को। भारत का अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जीतिए, नाम इसलिए पड़ गया बहादुर शाह जफर, जफर ना, क्योंकि जफरनामा नाम से क्वेश्चन लिखता था ये, क्वेश्चन सॉरी, अरे क्या बावला बोल रहे तुम, जफरनामा नाम से, जफर नाम से शायरी लिखते थे वो, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया, अरे क्वेश्चन पूछा था सेंटअप एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन है, 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में हुआ था। इंडिया गेट के बारे में देख लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, इंडिया गेट कहाँ पे है बताइए। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी कहाँ पे है, इंडिया गेट कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। इंडिया गेट दिल्ली में है, ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ये भी क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस नवगार्सिक शैली का एग्जाम्पल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मुंबई में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1911 बोल दिए है ना, हाँ, कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली राजधानी उसी समय चेंज हुई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1942 में कौन शुरू हुआ आंदोलन। एग्जाम में क्वेश्चन सेंटअप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2009 का पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब हम बार बार बता रहे हैं, यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक फॉलो कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। गरीब का भला हो जाएगा यार, बड़े गरीब आदमी है हम, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। मुंबई के ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेतृत्व की बात करें तो औपचारिक नेतृत्व तो इसका किसी ने नहीं किया था, सबने अलग अलग ऐसे कर दिया था, लेकिन घोषणा करने वाले का नाम था, प्रस्ताव पेश करने वाले का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या क्या का लिखता है तुझे, करो या मरो का नारा दिया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर टफ क्वेश्चन में आइएगा तो भूमिगत रेडियो कार्यक्रम, अरुणा आसफ अली, लाला लाजपत राय फिरार हो गया था, फिरार हो गए थे जेल से दीपावली के दिन, और आजाद दस्ता का उन्होंने गठन किया था, ठीक है। मतलब वो बोलते थे कि आजाद दस्ता का हम मेन पर्पस मेरा यही है कि कैसे हम अंग्रेजों के गाड़ी उड़ी को जलाएंगे, इसके लिए बनाया गया था वो, ठीक है। आपके सिलेबस में बस ये पूछेगा, इससे कुछ नहीं पूछेगा। रही बात खिलाफत आंदोलन की, 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था, असहयोग आंदोलन था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1920 में हुई थी, ठीक है। हाँ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। 1920 में नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसकी घोषणा कर दी, शुरू हो गया असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था, शुरू हो गया, शुरू तो हो गया था बेचारा। 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन से जुड़े कुछ युवक, कुछ पूरे भीड़ चौक से निकल रहे थे। वहां एक पुलिस थाना था, उस पुलिस थाने ने इस भीड़ को रोकने का प्रयास किया और इन्होंने क्या कर दिया, पुलिस थाने में आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे उसमें। इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसी घटना को चौरी चौरा कांड के, चौरी छोड़ी छोड़ा ने रे, चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चौरी चौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। खाली 1922 पूछा हुआ है। कितने पुलिसकर्मी मारे गए, 22। किसी ने कहा भी था कि आप जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर आपको कुछ एहसास नहीं हुआ और 22 अंग्रेज मारे गए थे। गांधी अंकल आप तो सब असहयोग आंदोलन ही बंद कर दिए, इन्होंने बंद भी कर दिया था। 1922 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने बंद कर दिया, यह कहकर कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। लेकिन होना नहीं चाहिए था ऐसा, ठीक है ना।
खैर कोई बात नहीं है, गांधी जी हमारे अहिंसावादी थे और अहिंसा कभी भी हिंसा को अपने पल्ले पड़ने नहीं देता, ये सच्चाई है, ठीक है। रही बात सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, कभी और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, करो मरो का नारा महात्मा गांधी, जय जवान करो मरो का नारा जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, और जन्म स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ध्यान दीजिएगा। क्या थी प्रारूप समिति दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के द्वारा, अरे क्या बोलते, सॉरी 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का रूपरेखा और ढांचा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसमें टोटल 6 लोग थे, इनको लेकर 7 लोग थे, ठीक है। इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, इसे ही प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 क्वेश्चन थोड़ा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, बताइए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। कैसे अध्यक्ष थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष थे। कसम गंगा मैया की क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी टेम्पररी स्पीकर बने थे 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, इसका परमानेंट स्पीकर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में? अब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? देखिए क्वेश्चन के, देखिए क्या बोल रहे हैं हम। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कब बने, सॉरी कैसे अध्यक्ष थे? या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं, कौन थे? प्रथम नहीं बोल रहे हैं हम, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कैसे थे? अस्थायी थे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का, अरे बावलाद में भी तो कुछ देर पहले ही तो बताए थे। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग 1707 में साउथ इंडिया में बिताया, ठीक है। अभी जस्ट पढ़े के ऊपर ही पढ़ाए थे इसको, ठीक है। औ से आलमगीर, औ से औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु को इसके 4 बेटा, चारों में खूब युद्ध हुआ। जीता कौन? मुअज्जम। मुअज्जम को बोला गया बहादुर शाह प्रथम या शाह बेखबर। जब बहादुर शाह प्रथम, खैर इतना डीपली जा रहे हैं, थोड़ा बता दे थोड़ा सा। जब, और ऐसे भी कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का पतन हो गया, तो वास्तविक पतन हो गया, क्योंकि इसके बाद लंपट मूर्ख, गिदड़ बादशाह, शाह बेखबर, रंगीला बादशाह ऐसा लोग आया राज करने, जिसको पता नहीं था कि राज्य में क्या चल रहा है, हम किस वंश के राजा हैं, पतन होना ही था इसका। अब वो है ना कि कौन गाना है, तालाब वाला भी गाना हो रहा है वायरल, बाप ना है कौन ऐसे गाना है भोजपुरी में, वो सब इसे सब ऐसे ही है सभी। बहादुर शाह प्रथम, फिर इसके शासनकाल में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था, बोला घुमाइए हमको दिल्ली, मराठा मर गया, गोली मार दिया इसको। उसको पता नहीं था कि नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर रहा है, मारा गया बेचारा, मर गया। अब सतर्क रहिएगा जिंदगी में हमेशा, तो कुछ पाइएगा। सतर्क नहीं है तो हाई क्वेश्चन का जवाब कैसे दे पाइएगा? दोषिए अभी जस्ट बताइए किए हैं। अरे सोचो ऐसे इससे आंसर क्या हो सकता है, जस्ट बताए हैं। जब ये बता दिए हैं कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास, जब ये बता दिए हैं चित्रकला का सर्वाधिक विकास इसके समय में हुआ था, तो स्थापत्य कला शाहजहां का समय में हुआ था, तभी तो बनाया ताजमहल। आप भी बनवाइएगा माता पिता की याद में। तुम्हें क्या लगा? मैडम की याद में? बावला आदमी, माता पिता की याद में बोले हैं हम। वो ताजमहल बनवाया था, हम माता पिता की याद में बनवाएंगे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बदनाम क्वेश्चन है। 1600 ईस्वी में। इस समय भारत का शासक अकबर हुआ करता था, ठीक है। ऐसी कंपनी थी जो 15 वर्षों तक आई थी, बढ़ गया शासनकाल, 200-250 वर्षों तक राज किया था।
किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, विंसेंट स्मिथ ने, अब ये नहीं पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा, विंसेंट स्मिथ ने भारतीय शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इसकी तुलना यूरोप के नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में हरिश्चंद्र नामक एक दरबारी कवि रहता था, जिसने क्या लिखा? वाणभट्ट नामक पुस्तक लिखा। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट सुनिएगा। उसने पूछा है हरिश्चंद्र की पुस्तक कौन सी है? वाणभट्ट है। वाणभट्ट की रचना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने की थी। कहा हरिश्चंद्र का संबंध किस शासक से? हर्षवर्धन से है। बाकी दोनों के बारे में बता दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्तूप क्या है? देखिए, एक चैत्य होता है, एक विहार होता है, और एक क्या है? स्तूप है। क्या है स्तूप? चैत्य क्या है? विहार क्या है? विहार एक निवास स्थान है। विहार एक क्या है? अरे विवाह नहीं बोले, सॉरी विवाह नहीं बोले, अरे विहार। विहार क्या है? एक निवास स्थान है, जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। चैत्य क्या है? तो चैत्य एक पूजा स्थल है, जहां ये लोग पूजा करता था, पूजा स्थल है। स्तूप क्या है? तो महात्मा बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में मृत्यु के पश्चात इनकी अनुयायियों ने इनकी अस्थियों को कई भागों में रखकर, ठीक है, गुंबद अर्धवृत्ताकार रूप में गुंबदनुमा आकार का एक टीला बनवाया, जिससे स्तूप कहा गया। क्या बोलते, जैसे बना ले भाई, जिससे क्या बोला गया? स्तूप बनाया गया, ठीक है, जिससे स्तूप कहा गया, यही स्तूप है। इसमें सबसे फेमस है सांची का स्तूप। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित? दोस्तों, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म। तो मतलब मेरे कहने का ये अर्थ था कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, तो दोस्तों अपने शेयर कर दीजिए।